नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम समास के भेदों में कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने तत्पुरुष समास को पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कर्मधारय जो है तत्पुरुष का ही भेद है, द्विगु और कर्मधारय। तो आज हम उसी कर्मधारय समास पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, कि तत्पुरुष का जो समानाधिकरण भेद है, तत्पुरुष के दो भेद थे जो हमने बताए थे, क्या क्या? समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष की चर्चा वहाँ पर इसलिए नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर हमें कर्मधारय समास में इसी की चर्चा करनी है। समानाधिकरण तत्पुरुष क्या है? कर्मधारय समास ही है। तो व्यधिकरण में क्या है? भेद है दोनों में, समानाधिकरण व्यधिकरण। व्यधिकरण में विभक्तियों की समानता नहीं रहती। कहाँ पर? पूर्व पद में और उत्तर पद में। यहाँ पर क्या है? विभक्तियों की समानता रहती है, विभक्ति और वचन की। तो तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, तत्पुरुष का समानाधिकरण भेद ही कर्मधारय समास होता है। और इस कर्मधारय समास में और क्या क्या वैशिष्ट्य है, क्या विशेषताएं हैं कि वही जैसे तत्पुरुष का भेद होने से तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। और पूर्व पद, ये तत्पुरुष से भेद हो जाएगा, जो व्यधिकरण है उससे भेद हो जाएगा कि उत्तर पद में तो क्या रहता है? विशेष्य रहता है, और पूर्व पद में क्या रहता है? विशेषण रहता है। या पूर्व पद उपमानवाची होता है या उपमेयवाचक होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में क्या क्या? विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय संबंध बना रहता है। हमारे दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो एक जो भेद है उसमें क्या है? विशेषण पूर्व पद होता है। दूसरा जो भेद है उसमें क्या है? उपमान पूर्व पद होता है। ठीक है। उत्तर पद की प्रधानता रहती है। और दोनों ही पदों में क्या है? समान विभक्ति और वचन, समान अधिकरण, समान अधिकरण, समान अधिकरण, समान विभक्तियां। ठीक है। समान अधिकरण, समान विभक्तियां। और व्यधिकरण वि अधिकरण, अर्थात विशेष या अलग अलग विभक्तियां हो। पूर्व पद में अलग है, उत्तर पद में अलग है। जैसा कि हमने बताया था कल, द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष, कि पहले पद में द्वितीय होगी तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। पहले पद में तृतीय होगी, तृतीय तत्पुरुष। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कर्मधारय अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष की, जिसको कि हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब हम कर्मधारय समास के भेदों के माध्यम से इसके उदाहरणों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके भेद आपने यहाँ पर देख रहे हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, दूसरा उपमान पूर्व पद कर्मधारय, और रूपक कर्मधारय, और उभय पद विशेषण कर्मधारय। किसमें? किसी में तो क्या है? पूर्व पद में विशेषण अर्थात उत्तर पद में क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है। उपमान पूर्व पद, दूसरे में क्या है? उपमान पूर्व पद में होगा। और उपमेय, उपमान जिससे हम उपमा देते हैं। उपमान जैसे चंद्र क्या है? उपमान है। और उपमा किसकी दी जा रही है? मुख की। तो मुख क्या है? उपमेय है। तो उपमान पूर्व पद वाला कर्मधारय दूसरा होता है। रूपक, जब उपमान और उपमेय क्या हो जाते हैं? एक रूप हो जाते हैं। ठीक है। उपमान और उपमेय जब एक रूप हो जाते हैं तो वह रूपक कर्मधारय समास कहलाता है। और चौथा जो है वह है उभय पद विशेषण, कि दोनों ही पद क्या होंगे? विशेषण होंगे। एक विशेष्य एक विशेषण नहीं, दोनों ही पद क्या होंगे? जिसमें विशेषण रूप में होंगे, उसे हम उभय पद विशेषण कर्मधारय कहते हैं। और हम उपमान पूर्व पद को थोड़ा सा इस रूप में भी स्मरण रख सकते हैं कि इव का अर्थ जिसमें हो, इव अर्थात जैसा। और रूपक कर्मधारय क्या है? एव, उसके ही अर्थ को लेकर के, जैसे मुख ही कमल बन गया है। ठीक है। मुखमेव कमलम, मुख ही कमल बन गया है। ठीक है। आगे इव के अर्थ में क्या है कि इव का अर्थ है सदृश या जैसा या तरह जैसे होता है। ठीक है। और दूसरी विशेष बात क्या है? विशेषणम विशेष्येण बहुलम, पाणिनि व्याकरण में ये सूत्र आता है समास प्रकरण में। तो विशेषणम विशेष्येण बहुलम, कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में क्या होगा? पहला पद विशेषण होगा, अर्थात विशेषण का विशेष्य के साथ क्या करके? बहुल करके समास होता है। बहुल का अर्थ होता है कहीं पे नित्य समास होना, बहुल का अर्थ होता है नित्य,
प्रवृत्त होना नियम का, कहीं पे नित्य न होना, कहीं पे विकल्प से होना, ऐसा बहुल का अर्थ हमें जानना चाहिए। बहुल शब्द का अर्थ कि कहीं पे तो नित्य ही क्या होगा, समास युक्त पद होगा, सामासिक पद होगा, विग्रह की इच्छा ही नहीं है, वहां पे विग्रह नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं पे क्या है, नित्य समास नहीं होगा, और कहीं पे क्या है, विकल्प से होगा, जो मैं आपको उदाहरणों के अंतर्गत बताऊंगी। दूसरा, उपमान पूर्व पद उपमानानि सामान्य वचनैहि, कि उपमानानि, उपमान के साथ सामान्य वचन, जो सामान्य शब्द हैं उनका क्या हो जाता है, समास हो जाता है उपमान के साथ, उपमान वाचक शब्द के साथ। जैसा कि पहले जो यहाँ पे भेद है उसका उदाहरण लेंगे, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। विशेषण जैसे नीलकमलम, नीलकमलम, तो इसमें क्या है, नीलम कमलम, कि कमल कैसा है, नीला है, नीलम, विग्रह क्या बनेगा, नीलम कमलम। तो इसमें जो हमारा पूर्व पद है वो क्या है, विशेषण है, और विशेषता बताई जाती है जिसकी, वो क्या कहलाता है, विशेष्य। तो कमल क्या है, विशेष्य है, कमल कैसा है, नीला है, ठीक है। तो विशेषण पूर्व पद। ऐसे ही हम अनेकों उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आप महानात्मा, महात्मा शब्द देखते हैं, तो महात्मा का विग्रह, समास विग्रह क्या होगा, महान च असौ आत्मा। दोनों में, जैसा कि यहाँ नीलम कमलम, दोनों में क्या थी, समान विभक्ति। इसमें क्या है, नीलम कमलम में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कमलम में भी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऐसे ही अब महात्मा में देखेंगे, महान च असौ आत्मा। अब देखेंगे यहाँ पर आत्मा का विशेषण क्या है, आत्मा कैसी है, महान है, ठीक है, महान गुण को धारण किए हुए है, महत्ता को। तो आत्मा का विशेषण क्या हुआ, महान। महान प्रथमा का एक वचन है, तो आत्मा भी क्या है, प्रथमा का एक वचन है। जो हमारा नियम था कि प्रायः दोनों पदों में समान विभक्ति वचन होता है, ठीक है। पूर्व पद में विशेषण विशेष्य, पहले हम विशेषण वाले भाग की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों ही पदों में मैंने बताया कि महान क्या है, आत्मा का विशेषण है, कमल का विशेषण क्या है, नील है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान है, कमल है उसकी विशेषता बताई जा रही है, आत्मा है उसकी विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि महान गुण किसी का भी हो सकता है, नीला कमल भी हो सकता है, नीला कपड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे मूल क्या है, कमल, उत्तर पद की प्रधानता। ऐसे ही हम लेंगे जैसे भूषिता कन्या, भूषित कन्या, भूषिता च सा कन्या, भूषिता च सा कन्या। यहाँ पे भूषिता क्या है, प्रथमा का एक वचन है, कन्या क्या है, प्रथमा का एक वचन है, दोनों में समान विभक्ति वचन है, ठीक है। भूषिता च सा कन्या, भूषित कन्या, ठीक। मैंने कल भी एक बात बताई थी, और एक सूत्र भी है पाणिनि व्याकरण का, परवल लिंगम तत्पुरुषयो द्वंद्व तत्पुरुषयो, कि परवल लिंगम, दो शब्द हैं पूर्व और पर, भूषिता कन्या। तो कन्या क्या है, जैसा कि उदाहरण भी दिया था जनक पुत्री का, आप यहाँ पे भूषिता कन्या में देखेंगे, यहाँ पे तो दोनों ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं, भूषिता भी और कन्या भी, ठीक है। तो हमारा जो लिंग होगा इसमें कर्मधारय समास में और तत्पुरुष का ही भेद है, वहां पर भी बताया था। तो क्या होगा, जो हमारा उत्तर पद है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है लिंग होता है। जैसे अव्ययभाव समास में जो समस्त पद होता है अंत में कैसा होता है, बन करके पूरा रूप नपुंसक लिंग वाला होता है। इसमें क्या है, जो हमारा सामासिक पद होता है वो उत्तर पद के अनुसार वहां पर लिंग का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। आगे उदाहरण देखेंगे, जैसे सुंदरी, सुंदर नारी, सुंदर नारी, तो दोनों में समान विभक्ति वचन, लिंग भी, सुंदरी च सा नारी, सुंदरी च सा नारी, सुंदर नारी, सुंदरी प्रथमा एक वचन, नारी प्रथमा एक वचन, ठीक है। और आप ऐसे ही ढेरों उदाहरण देख सकते हैं विशेषण पूर्व पद के, गौर बालकः, कि गौर वर्ण वाला बालक, गौर बालकः, गौरः बालकः, गौर बालकः, ये इसका विग्रह हो जाएगा,
सामासिक पद गौरव बालकः, गौरवर्ण वाला बालक, और गौरः बालकः ये क्या होगा, समास विग्रह होगा। ठीक है, और ऐसे ही हम और भी उदाहरण देखेंगे। अब दूसरा जो है हमारा उपमान पूर्व पद, उसके उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि पूर्व पद में क्या है, विशेषण, जैसे नीलम उत्पलम, नीलम च तदुत्पलम, नीलोत्पलम। ठीक है, नीलम च नीलः आकाशः, नीलाकाशः। ठीक, इस प्रकार के शब्द। वृक्ष, उन्नत वृक्षम। ठीक है, उन्नतम च, उन्नतः च असौ वृक्षः, उन्नत वृक्षः। ठीक है, उपमान पूर्व पद में देखेंगे कि उपमान, मैंने बताया था अभी, उपमान किसे कहते हैं, जिससे हम उपमा देते हैं। ठीक है, जिससे हम उपमा देते हैं वह उपमान, और जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय कहलाता है। तो उपमान पूर्व पद का उदाहरण देखेंगे। चंद्र इव, यहां पर दिखा था ना, इव के अर्थ में आएगा उपमान पूर्व। चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम कि चंद्रमा के समान मुख वाला। ठीक है, चंद्रमा की तरह है जो जिसका मुख है वो क्या कहलाएगा, चंद्रमुखम। और इव अर्थ के आप और भी उदाहरण देखेंगे, जैसे पुरुष सिंहः, पुरुष सिंहः, पुरुषः सिंह इव, पुरुषः सिंह इव। यहां पे देखेंगे उपमान पूर्व पद, किससे, मुख की उपमा किससे दी जा रही है, चंद्र से। चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम, तो मुख जो है वो किसके सदृश है, चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, पुरुष सिंह, जो पुरुष है, जो आदमी है, वो किसके समान है, सिंह के समान है। सिंह क्या है, निर्भय होता है। ऐसे ही किसी पुरुष की विशेषता बताते हुए, उपमित करते हुए उसको कि ये जो है, ये पुरुष क्या है, पुरुष सिंह है। ठीक है, ऐसे ही हम बोलते हैं ना घनश्यामः, घनश्यामः, तो घन इव श्यामः, श्यामः क्या होता है, काला। घन इव श्यामः, घन क्या होते हैं, बादल, बादलों के समान काला। कृष्ण जी का ये उपनाम है घनश्यामः। सांवले वर्ण वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, घनश्याम। तो यहाँ पे घन क्या है, उपमान है, हम उससे क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं, श्याम वर्ण वाले व्यक्ति की। ठीक है, घन इव श्यामः। आगे जैसे शस्त्री श्यामा, किसी लड़की को बताएं कि वो सांवले रंग की है। शस्त्री कहते हैं आरी, आरी जो होती है लोहे की, वो काले रंग की होती है, तो क्या है, शस्त्री श्यामा, शस्त्री श्यामा। विग्रह क्या होगा, शस्त्री इव श्यामा। ये याद रखेंगे आप, इसमें क्या होगा, इव को जोड़ेंगे, हम इव को लेंगे। ठीक है, जैसा के लिए, इव, शस्त्री इव श्यामा, शस्त्री श्यामा। तो हमने अब उपमान पूर्व पद के उदाहरण देखे। अब तीसरा है हमारा रूपक कर्मधारय। रूपक क्या होता है, रूपक अलंकार जो होता है उसमें क्या है, उपमान और उपमेय में क्या रहता है, अभेद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, जहाँ उपमान और उपमेय क्या है, एक रूप हो, तो ऐसे समास को क्या कहेंगे, रूपक कर्मधारय। इसमें क्या होता है, एव का अर्थ है। जैसे यहाँ पे तो क्या था, इव था, इसमें क्या होगा, एव। जैसे मुखमेव कमलम, मुख कमलम, मुख कमलम शब्द है, उपमान पूर्व पद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, उपमेय है, मुख ही क्या है, कमल बन गया है, मुखमेव कमलम, एव आएगा इसके अंदर। विच्छेद करेंगे जब, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, एव, और उपमान वाले में क्या होगा, इव। मुखमेव कमलम, मुख कमलम। ठीक है, आगे विद्याधनम, विद्याधनम। विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, विद्या रूपी धन, विद्या एव धनम। जिसके पास क्या है, विद्या रूपी धन है। ठीक है, विद्या धन,
विद्याधनी कहलाएगा, जिसके पास विद्याधन है। ठीक है, आगे और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम नारायण है, राम एव नारायण, राम नारायण, राम एव नारायण, राम ही नारायण बन गए हैं, राम नारायण। शोकाग्नि, शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि। अग्नि अनेक प्रकार की होती हैं। जब कोई व्यक्ति शोक से व्यथित हो, दुख से पीड़ित हो, तो उसको क्या कहेंगे कि शोकाग्नि से क्या है, संतप्त है। ठीक है, शोकाग्नि, शोक एव अग्नि, ये हुआ समास विग्रह। अब हम जो हमारा चौथे नंबर पे है, क्या है, उभय पद विशेषण कर्मधारय। पहले पद में जो पहला भेद था उसमें पहला पद क्या होगा, विशेषण। दूसरे में क्या था, पहला पद क्या होगा, उपमानवाची होगा। और तीसरा था रूपक कर्मधारय, क्या है उसमें, उपमान उपमेय में अभेद हो तो वहां रूपक कर्मधारय बनेगा। उभय पद विशेषण कर्मधारय, जहां पर दोनों ही पद क्या है, विशेषण है। जैसे पीतश्चासौ कृष्णः, पीतश्च असौ कृष्णः, पीत कृष्णः। पीतश्च असौ कृष्णः, क्या बनेगा, पीत कृष्णः। देखिए क्या है, दोनों ही क्या है, पीला। पीत क्या होता है, पीला। कृष्णः क्या होता है, काला। तो दोनों ही कैसे शब्द हैं, विशेषणवाची शब्द हैं। तो पीतश्च असौ कृष्णः, ये क्या है, पीला और काला। ये जो भी कुछ चीज है, किसी भी वस्तु को ले हम। श्वेतश्च असौ कृष्णः, श्वेत कृष्णः, जैसे श्वेत कृष्ण शब्द है, तो इसमें भी श्वेत और कृष्ण दोनों ही क्या है, वर्णवाची शब्द हैं। तो वर्णो वर्णेन एक सूत्र भी आता है, तो उसमें क्या होता है कि वर्णवाची शब्द का वर्णवाची के साथ समास, तो ये वही है श्वेत कृष्ण। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या बनेगा, श्वेतश्च, श्वेतश्च असौ कृष्णः। आप देख रहे होंगे कि सभी में यहाँ पर समान विभक्ति वचन है। जैसे श्वेतः असौ कृष्णः, सभी में क्या है, प्रथमा का एक वचन दिख रहा है। ठीक, और प्रत्यांत शब्द ले रहे हैं हम, जैसे कृतम च अकृतम च। कृताकृतम जो आता है, उदाहरण आता है कृताकृतम, कृतम च अकृतम च, कृतम च अकृतम च। इसका समासयुक्त पद क्या बनेगा, कृताकृतम। कृत पहला वो शब्द है और अनय वाला जो है अकृत, ये दूसरा शब्द है। इसके लिए भी वहां पर सूत्र है, तेन नए विशिष्टे नानय, तो वहां पे क्या उदाहरण है, कृता कृतम। कि जो हमारा कृताकृतम, तेन नए विशिष्टे नानय, अनय के साथ, अनय क्या है, कृतम, और नए वाला जिसमें न जुड़ा हुआ है, जो न किया हुआ हो। कृतम किया हुआ और अकृतम जो न किया हुआ हो, क्या कहलाएगा, कृताकृतम। ठीक है, कृताकृतम कार्यम। और ऐसे ही चरम च अचरम च, चराचरम। चराचर शब्द सुनते रहते हैं बहुत, और ये परीक्षा में भी आता है। कुछ मुख्य शब्द होते हैं जैसे बार बार परीक्षा में आते हैं। चराचरम, चरम च अचरम च, किसके लिए आता है चर अचर, जड़ चेतन। ठीक है, चराचरम, चरम च अचरम च, तो इसका समासिक पद क्या बनेगा, चराचरम। तो हमने कर्मधारय समास पर चर्चा की, जो कि तत्पुरुष का समानाधिकरण जो भेद है वही हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। और हम इस पर इन 4 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे, जिसमें पहला पद विशेषण हो, या पहला पद उपमानवाची हो, या दोनों पदों में भेद न हो, वो रूपक वाला जो हमारा भेद है तीसरा, या दोनों ही पद क्या हो, विशेषण हो, वो हमारे सभी कर्मधारय समास के उदाहरण बनते हैं। धन्यवाद।